हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स सीट का हमसफर जगजोत सर आप लोगों के सामने आज फिर से यहां पे हाजिर हूं। सिक्स लेक्चर लेके यकीन 5.0 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, यही चलेगा आज भी हम यहीं से शुरुआत करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। एक करंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इस मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे। आज हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या करना है आज के इस लेक्चर में? आज के इस लेक्चर में क्वेश्चंस करने हैं, कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर को बहुत अच्छे से फील करना है भाई। अगले लेक्चर में हम लोग नई चीजों के साथ मिलेंगे, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए। आज टॉर्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैग्नेटिक टॉर्क किस तरीके से आपका लग सकता है, एक फोर्स के साथ साथ टॉर्क कैसे लगा सकता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स के टॉर्क के बारे में भी आज के इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इंपॉर्टेंट है आज मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क के बारे में डिस्कशन करना। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में मैं कवर कराऊंगा। सबसे पहले शुरू कर रहा हूं एक सवाल से, आसान से सवाल जो आप लोगों को कर लेना चाहिए। ये आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं भाई। क्या है ये सवाल, जरा देखो जरा। सवाल कहता है टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर्स AOB एंड COD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड कैरीज करंट I1 एंड I2। देखो दो कंडक्टर नजर आ रहे हैं, ये एक कंडक्टर AB, एक कंडक्टर हमारा CD। यहां करंट जा रहा है आगे की तरफ, यहां जा रहा है हमारा करंट ऊपर की तरफ। तो यहां पे आपको ये करंट भी इन पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ वो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट P at a distance d from the point O in the direction perpendicular to the plane ABCD। यानी कि जैसे ही आपको वायर नजर आ रही है, एक वायर ऐसे पड़ी है, एक वायर आपकी ऐसे पड़ी है। यानी कि आप देख सकते हो एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, ऊपर से निकल रही है, ये जुड़ नहीं रही है एक दूसरे के। ये वायर ऐसे है तो ये वायर इसके ऊपर से निकल रही है। इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर यहां पे कोई पॉइंट है, यानी कि एक वायर ऐसे एक वायर ऐसे। तो यहां पे हवा में मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, इसके सेंटर से एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई d डिस्टेंस दूर। यहीं पे कह रहा है ना भाई निकालने के लिए हम लोगों को, जो बोल रहा है यहाँ पे हमें पॉइंट कंसीडर करना है एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम पॉइंट O इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ABCD। ABCD के प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका प्लेन ये वाला प्लेन है, इसका जो ये बोर्ड वाला प्लेन है इसका प्लेन है। इसके प्लेन से थोड़ा सा आगे आओ, हवा में ले आओ इस पॉइंट को। कितने डिस्टेंस पे? d डिस्टेंस पे। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इस वायर से ऊपर की तरफ होगी। और अगर हम इस वायर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इस वाली पीली वाली वायर की अगर बात करूं, इनफाइनाइट वायर है भाई, ठीक है ना। ये पीली वाली वायर की अगर आप बात कर रहे हो, इनफाइनाइट वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहां बाहर की तरफ देख रहा हूं, इस पॉइंट पे देख रहा हूं, तो मैं ऐसे अपना थंब कर सकता हूं। जैसे मान लो ये वायर ऊपर है और करंट की तरफ मैंने अपना अंगूठा किया, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी। दोबारा से नजर डालो, वायर में करंट ऊपर आपको इस पॉइंट पे चाहिए और लूप में करंट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो तो करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से इसके आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे जब वो पहुंचेगा तो फील्ड इधर होगी, यानी कि जो पॉइंट आगे होगा यहां पे हवा में है। अब ये पॉइंट मैंने यहां मान लिया, ये पॉइंट है d डिस्टेंस पे, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। देखो यार हवा में बनाना है पर मैं बना नहीं सकता, हवा में तो पॉइंट दिखा नहीं सकता, तो मैं थोड़ा तिरछा करके यहां दिखा रहा हूं। ये d डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया, यहां से यहां तक इस d डिस्टेंस पे इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड होगी। और अगर हम बात करें AB वायर की वजह से, ए से भी अगर आप इस वायर को कंसीडर कर रहे हो, ये देखो ये मेरी AB वायर है, इसमें करंट कैसे जा रहा है? राइट साइड जा रहा है, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो अलग तरीके से होगी। पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड को B1 मान लिया, इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो ये वायर ऐसे है और मुझे यहां किसी पॉइंट पे देखना है, करंट जा रहा है आगे की तरफ, तो मैं अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लेता हूं और इस तरीके से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से कुछ डाउनवर्ड होगी। देखा जाए यहां पे जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पहले वाले में करंट I1 था, दूसरे वाले में I2 था, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो डेफिनेटली क्या बनेगी? यहां पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, वो अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बनेगी, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, B1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहां पे म्यू नॉट, यहां पे जो करंट है I1 डिवाइडेड बाय जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में D दिया है, ऐसी B2 को लिख सकते हैं म्यू नॉट I2
डिवाइडेड बाय 2 पाई, डिस्टेंस इसका भी d दे रखा है। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, दोनों जगह पे यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई d, और यहां पे आ गया I1 और इसका होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d, और यहां पे इसका होल स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें यहां से म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई d बाहर ले जाया जा सकता है और अंडर रूट में आएगा I1 स्क्वायर, और ये मेरा I1 स्क्वायर हो गया प्लस I2 स्क्वायर, तो यहां पे अंडर रूट में आ जाएगा सिंपली हमारा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ये मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट चॉइस है। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, ये हमारी एकदम सही चॉइस होगी। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को निकालने के लिए कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का रिजल्टेंट आप यहां पे निकाल सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल से फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। A current 1 ampere is flowing along positive x direction through a straight wire of length 0.5 मीटर। भाई यहां पे आप लोगों को करंट दे दिया गया है, कितना करंट दिया गया है अगर मैं ध्यान से देखूं 1 एम्पियर का दे रहा है, 1 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। कहां जा रहा है? अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। कोई बात नहीं, इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम देखते हैं। यहां पे हमें बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें प्रोवाइड कर दी गई है। याद करो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अगर आप लोगों को याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आई एल क्रॉस बी हम यूज कर सकते हैं, और एल को वेक्टर मान रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं, इसकी लेंथ हमें दे रखी है 0.5 मीटर, डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा। एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, यानी कि यहां पे क्लियर है भाई, यहां पे ये बात तो क्लियर है कि जो मेरा करंट है वो तो 1 है, और एल वेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, अगर हम ध्यान से देखेंगे लेंथ है 0.5, और यहां पे जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी आई कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप यूज कर लिया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी मेरी 2i कैप प्लस 4j कैप, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब आप ध्यान से देखो, क्रॉस प्रोडक्ट याद है भाई, यहां पे आई का आई से क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होता है, तो आई क्रॉस आई तो 0 आ जाएगा। आई क्रॉस जे क्या आएगा? साइकिल रूल याद है, अगर मैं बात करूं आई जे के, तो साइकिल रूल याद होना चाहिए, आई क्रॉस जे देता है के, जे क्रॉस के देता है आई, के क्रॉस आई देता है जे, आई से जे के, जे से के आई, के क्रॉस आई देगा जे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, आई जे के। तो यहां पे आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने की जरूरत है भी नहीं, क्या जरूरत है लेने की, नहीं है ना, यानी कि 0.5 को अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 4 से, करना है ना, 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये मल्टीप्लीकेशन मुश्किल है? 0.5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना यार, आधा हो जाएगा ना, बिल्कुल 0.5 इंटू 4 2 आ जाएगा। और आई क्रॉस जे कितना देगा? के, आई क्रॉस जे कितना देगा? के। क्या ये फोर्स आ गया अपना? कौन सी डायरेक्शन में आया? जेड डायरेक्शन में। क्या मैग्नीट्यूड आया अगर आप ध्यान से देखोगे? 2 आया, तो 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है ना, जेड डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में 2 न्यूटन, खत्म क्वेश्चन। A current of 5 ampere is flowing in a wire of length 1.5 मीटर, यानी कि करंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है और ये वायर में फ्लो कर रहा है, वायर की जो लेंथ है वो हम लोगों को पता है। फोर्स हम लोगों को दे दिया गया 7.5 न्यूटन एक्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी भाई अपने को। और क्या दिया? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, ये पूछा गया, यानी कि सिंपल क्वेश्चन, सिंपल। फॉर्मूला क्या था? याद है? बिल, BIL, याद है ना, बिल साइन थीटा, है ना। आप आई क्रॉस बी करके कर सकते, आई एल क्रॉस बी करके कर सकते हो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो बिल साइन थीटा आएगा, हाँ या ना, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा। मैक्सिमम बिल हो सकता है, BIL हो सकता है जब थीटा मेरा 90 डिग्री हो। यहां पे थीटा 90 नहीं है, तभी उसने पूछा है एंगल क्या होगा, वही उसने पूछा है। फोर्स दे दिया, अरे मुन्ना फोर्स दे दिया, कितना दिया फोर्स? बोलो कितना दिया? 7.5 न्यूटन। फोर्स की जगह अपन डालेंगे 7.5। बी कितना है भाई? बी कितना अपना, जल्दी से देख के बताओ मुझे। मैग्नेटिक फील्ड सर 2 है। करंट कितना है? ध्यान से देखो, करंट कितना है? 5 है, बिल्कुल सही। एल कितनी है अपने पास? लेंथ कितनी है अपने पास? 1.5 है, बिल्कुल सही। चलो जी, साइन थीटा अपने को निकालना है। बहुत मुश्किल था ना ये? तो मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं था भाई। देखो जरा, 5 इंटू 2 हो गया 10,
10 और 1.5 ये हो गया 15, देखा जाए ये आ गया 15 साइन थीटा, ये आ गया 7.5। आंसर नजर आ रहा है क्या होगा? अब तक तो दिख जाना चाहिए था भाई। 7.5 डिवाइडेड बाय 15, ये तो हम जानते हैं ना भैया, 15 का आधा है ये। अरे 7.5 इंटू 2 कर देंगे, चले जाएगा ये 1/2 से। बिल्कुल सही। साइन थीटा कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो? साइन थीटा आ गया 1/2। थीटा कितना आ गया बोलो? कितना आ गया थीटा? साइन थीटा 1/2। थीटा कितना? सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। साइन थीटा 1/2 तो थीटा 30 डिग्री सर। इतना इजी सर, बिल्कुल 30 डिग्री, आसान है। कोई 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 प्रॉब्लम है क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते चलो। A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop। ओहो, यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और हम लोगों को क्या दिया गया? उसको सस्पेंड किया गया है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। लूप के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं भैया, अपना लूप ऐसे ले लेते हैं, जैसा कह रहा है वैसे कर लो भैया, ये कह रहा है वैसे करते जाओ। लो जी, ये हमारा स्क्वायर लूप है, मान लिया ये मेरा स्क्वायर लूप है। इसमें कोई करंट जा रहा होगा, कुछ करंट जा रहा होगा, मान लेते हैं इसको हमने करंट ले लिया आई, यहाँ पे भी करंट ले लिया आई, ये भी करंट हो गया आई, और ये भी करंट कितना हो गया आई। और मैग्नेटिक फील्ड क्या कह रहा है? इस लूप के प्लेन के, क्या कह रहा है? इस लूप के प्लेन के पैरेलल है, ठीक है ना। उसने बोला है स्क्वायर करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंडेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के पैरेलल है। मान लो मैंने ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड चूज कर ली इस तरीके से, मान लो, ठीक है, जैसा वो कह रहा है वैसा कर लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली, ये मान ली हमने बी, ठीक है ना, ये हमने मान ली बी, ठीक है। नाउ द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3, इफ द फोर्स ऑन वन ऑफ द आर्म इज एफ, वो कह रहा है किसी एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। इफ द फोर्स ऑन वन आर्म ऑफ द लूप इज एफ वेक्टर, देन द नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स ऑफ द लूप, ठीक है। अब बाकी की 3 आर्म्स पे क्या फोर्स लगेगा? आप लोगों से ये पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन द 3 आर्म्स। नेट फोर्स तीनों आर्म्स पे आपका कैसा लगेगा भाई? सीधी सी बात है, यहां पे आपने अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चूज कर ली है, ठीक है ना, मान लो आपने इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चूज कर लिया, आप कैसे भी ले सकते थे, लूप के प्लेन के ऐसे लेना था आप लोगों को। अब यहां पे एक चीज क्लियरली देखो, यहां पे इस पे फोर्स कहां लगेगा? यहां पे कितना एंगल है? अगर हम ध्यान से देखेंगे भैया 90 डिग्री है। यहां पे फोर्स कितना लगेगा? 90 डिग्री। अगर आपको एंगल नजर आ रहा है, यहां पे मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो अपने करंट को कर दिया हमने ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया इधर, करंट कर दिया ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। देख सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं, देख लो पोजीशनिंग कैसे करनी है। करंट की डायरेक्शन में इस वाली फिंगर को कर दो, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर लो, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर आ गई है ना, ये वाली फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स इनटू द पेज, फोर्स कैसा आएगा इस पे? अगर आप ध्यान से देखोगे, इनटू द पेज। इस पे कोई फोर्स होगा नहीं, इस पे फोर्स हो गया मेरा एफ, इस पे मेरा फोर्स हो गया 0, तो इस फोर्स को इन्होंने एफ वेक्टर कह दिया, इस पे फोर्स हो गया 0। ये भी एंटी पैरेलल है, इस वाली पे भी फोर्स 0। समझ में आ रहा है इन दोनों पे फोर्स 0 क्यों है? आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, यहाँ 0 डिग्री एंगल है दोनों पे। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम एफ होगा। तो भैया ये 0, तीसरे वाले पे फोर्स कितना आएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, करंट नीचे है, फील्ड इधर है, इस पे आउट ऑफ द पेज, तो इस पे फोर्स कितना आ जाएगा? आउट ऑफ द पेज। तो इस पे फोर्स आएगा आउट ऑफ द पेज, यानी कि क्या आएगा? माइनस एफ वेक्टर। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं? नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों आर्म्स के फोर्सेस को ऐड कर दो। ये वाला इस वाले का, इसका और इसका सम कर दो भाई, कितना आ गया? 0 प्लस एफ वेक्टर, यानी कि यहां से आंसर आ गया 0 प्लस माइनस एफ वेक्टर। तो यहां से मेरा आंसर आ गया माइनस एफ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो माइनस एफ वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर यहां पे आप देख सकते हो, तीनों का सम करके माइनस एफ वेक्टर आ रहा है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। A uniform conducting wire MNP has a mass 10 gram. A current of 2 ampere flows through it. The wire is kept in the uniform magnetic field B is equals to 2 Tesla. The acceleration of the wire will be. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझ सकते हैं यहाँ पे। आप इस चीज को, क्वेश्चन को अगर आपको बहुत आसानी से सॉल्व करना है तो आप एक काम कर सकते हो। यहाँ पे ना आप देखो, ये वाली वायर, सबसे पहले MN वायर को ध्यान से देखो, इस पे कुछ फोर्स लगेगा, फिर NP वायर। डायरेक्शन में पहले ध्यान से दिखा देता हूं भैया, MN वायर को पहले थोड़ा सा मोटा करके दिखाता हूं।
थोड़ा सा फील लेके करते हैं अपन। ये लो जी, ये अपनी एमएन वायर हो गई, ठीक है। फील आ रहा है वायर का, आना चाहिए भैया, फील आना चाहिए। ये अपनी वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। इस वायर में करंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था, मैंने नहीं माना भाई, ठीक है ना। इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है भाई, दिखाओ भाई, दिखाओ दिखाओ, 2 एम्पियर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके, सो इस पे जरा फोर्स की डायरेक्शन सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। दोबारा से इस रूल की तरफ आओ, करंट को करो सबसे पहले इस डायरेक्शन में, जल्दी से देखो, ये करंट की डायरेक्शन में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो ऐसे होगा, सही है। देख लो ध्यान से, फिर से देख लो कोई डाउट हो तो देख लेना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वाली उंगली, फादर मदर चाइल्ड, ये क्या है हमारा फोर्स, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, करंट की डायरेक्शन में ये, और इनटू द पेज हो गई ये वाली फिंगर, तो इस पे फोर्स लेफ्ट साइड आएगा पक्का, इस पे जो फोर्स आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड, यानी कि एक फोर्स आ गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है ना, मान लेते हैं फोर्स आ गया। अब आ जाओ इस वायर पे, ध्यान से देखो, इस वायर को ना आप 2 वायर में तोड़ लो, सबसे बढ़िया क्या है, इस वायर को 2 वायर में तोड़ लो। कैसी 2 वायर में तोड़ लो, पहले तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, पहले इसको मैं बना देता हूं आपके लिए, इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लो, इसको कैसे बनाया जा सकता है, इसको इस तरीके की वायर से दिखाया जा सकता है, जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। इसको 2 वायर में कन्वर्ट करना है, कैसी 2 वायर में कन्वर्ट करना है, इसको जैसे कंपोनेंट लेते हैं ना वैसी, आप मान लो सर एक ये वाली वायर जिसमें नीचे करंट जा रहा है, और एक राइट साइड वाली वायर है ना, ऐसी एक राइट साइड वाली वायर, यानी कि आपने हरी वाली वायर को 2 वायर में तोड़ लिया, जैसे कंपोनेंट लेते हैं भाई, जैसे कंपोनेंट लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, इधर और इधर 2 कंपोनेंट आ जाएंगे ना भाई, ठीक है ना। ऑब्वियसली वाला कंपोनेंट 4 के बराबर हो जाएगा, दूसरा वाला 3 हो जाएगा। ये 4 क्यों, अरे भाई इसका ये वाला कंपोनेंट यही तो है ना, ट्राइंगल ही तो बन रहा है। अरे यार ये ऑरेंज वाला देखो, ये ग्रीन वाला देखो, ये वायर ऐसे पड़ी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट 4 है ना, यानी कि ये वाला कंपोनेंट 4 है, तो दूसरा वाला कंपोनेंट 3 होगा, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भाई। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो भाई। अरे यार आपको अगर एक ट्राइंगल दे दिया जाए, आपको एक साइड पता हो 4, एक पता हो 5, तो ऑब्वियसली तीसरी साइड 3 आ जाएगी ना। अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 5 है 4 है, तो ये वाली साइड यानी कि ये वाली साइड मेरी 3 होगी, यानी कि इसकी लेंथ मेरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो इसमें फोर्स राइट साइड लगेगा। करके देखना चाहते हो, करके देख लो। सर जी करंट गया नीचे, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा राइट साइड, तो जो फोर्स आएगा वो कहां आएगा, राइट साइड, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा, कहां लगेगा, राइट साइड। इस पे लगा था लेफ्ट, इस पे लगा था राइट, यानी कि ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट, बची सिर्फ ये वाली वायर, यानी कि ऑरेंज वाली वायर पे जितना फोर्स लेफ्ट लगा था, ये नीली वाली पे राइट लगा था। हरी वाली को तो हम भूल गए ना, क्यों भूल गए, इसके 2 कंपोनेंट ले लिए ना भाई, अब कंपोनेंट भी लोगे और इसको भी लोगे, इतनी नाइंसाफी क्यों करोगे भाई, पहले कंपोनेंट ले लिए ना हमने, इसके वायर को 2 वायर में तोड़ लिया, ऐसे और ऐसे। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा ना, वो रियलिटी में पता है फोर्स कैसे लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहीं यहां लगेगा, उसके 2 कंपोनेंट्स ले रहे, या तो आप फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो, या वायर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लो, या तो फोर्स के 2 कंपोनेंट ले लो या वायर के 2 ले लो, तो मैंने यहां वायर को ही 2 लेंथ में तोड़ लिया, इधर और इधर। कर सकते हैं ऐसे, फोर्स की टर्म्स में कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। 5 सेंटीमीटर को आप 3 और 4 में नहीं लिख सकते, बट यहां पे फोर्स की वजह से लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है करने की। 5 सेंटीमीटर वायर का एक कंपोनेंट यहां और एक यहां, एक्चुअली हम फोर्स के कंपोनेंट के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना है सर 5 सेंटीमीटर को 3 और 4 कैसे लिख दिया सर, आप तो अजीब ही मैथ्स कर रहे हो सर, ऐसे कैसे, फोर्स के हिसाब से लिया, कंपोनेंट्स के हिसाब से लिया, क्योंकि ये एल वेक्टर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये एल वेक्टर की तरह काम कर रहा है, इसलिए ले सकते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट ये, एक ये, तो ये जो नीले वाला कंपोनेंट है ये कहता है फोर्स राइट साइड होगा, ऑरेंज वाला कहता है लेफ्ट साइड होगा, ना इसकी चलेगी ना इसकी, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखा, आपसी लड़ाई में फायदा हो गया इस पिंक वाली का, ये दोनों तो लड़ मरे, ये कहता है लेफ्ट, ये कहता है राइट, और दोनों बराबर फोर्स बोल रहे हैं। क्यों बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ भी 4 है, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल, बची सिर्फ ये पिंक वाली। अब बताओ, इसमें करंट जा रहा होगा राइट साइड, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द पेज, तो इस पे फोर्स लगेगा ऊपर। कितना फोर्स लगेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको बस यही फोर्स चाहिए, BIL। अगर आप ध्यान से देखोगे, बी कितना अपने पास, 2 टेस्ला, आई कितना है भैया अपने पास, आई कितना है अपने पास, 2 एम्पियर, बी भी 2, आई भी 2, और लेंथ कितनी है इसकी, जल्दी से देखो ध्यान से, लेंथ कितनी लेनी थी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 और 10 की पावर -2 ले लेते हैं, ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना,
अरे भाई इसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर, आप इसको 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख दोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो इसी फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 इंटू 2 ये आ गया 4 इंटू 3 12 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड बाय 10 ग्राम। मास को केजी में कन्वर्ट करो, 10 ग्राम है, ये मास को केजी में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 10⁻³ केजी, यानी कि 10⁻⁻2 से करेंगे हम डिवाइड, ये कट गया, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर। सर इस पे फोर्स ऊपर लगेगा, करके देख लो भाई। देखो भाई, देखो देखो, करंट की डायरेक्शन में मैंने ये फिंगर की, फील्ड की डायरेक्शन में मैंने ये वाली फिंगर की, तो थंब आया ऊपर, यानी पे इस पे फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, एफ डैश। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो फोर्स बाय मास आएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि अपना जो फाइनल आंसर आया कौन सा आया भैया? सेकंड ऑप्शन आया। अपना जो फाइनल आंसर आया कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से करना, तसल्ली से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, इजी है, मस्त तरीके से हमने सारी चीजों को सॉल्व किया है। भैया एक वायर ऐसे थी, एक वायर ऐसे थी, अरे मुझे देख के नहीं पता चल रहा, देखो आराम से देख के पता चल गया था मुझे तो कि भाई ये वायर है और इस वायर के दो कंपोनेंट लूंगा ये वाला, तो फायदा क्या होगा? इसके ये वाले कंपोनेंट को मैं इससे कैंसिल कर पाऊंगा, तो इस वायर का सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा जिसपे फोर्स ऊपर लगेगा, तो यानी कि इसके दो कंपोनेंट ले लो ना भाई। जिंदगी आसान बनाओ, मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में भी आ गया, आसान भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम करंट I is equals to 2 ampere is flowing in a wire frame as shown in the figure. The frame is a combination of two equilateral triangle ACD and CDE of side 1 meter. It is placed in a uniform magnetic field 4 Tesla acting perpendicular to the plane of the frame. The magnitude of force acting on the frame. देखो यार, इस फ्रेम को ना मैं यहां बना के दिखाता हूं। इस फ्रेम को आप ऐसे समझो, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मान लो भाई, देखो एक वायर ऐसे जा रही है इस तरीके से, है ना, करंट कहां जा रहा है इसमें? इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी बात करो। मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का इनटू द पेज। अभी मैंने वायर का ये वाला हिस्सा उठाया है, कहां से कहां तक का हिस्सा उठाया? सी से ए तक का। दिख रहा है इस वायर का ये हिस्सा, बहुत आराम से दिख रहा है सर। इस पे फोर्स कहां लगेगा? कैसे लगेगा फोर्स? ये अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है, राइट नहीं करना, लेफ्ट करना है। फील्ड हमारी इनटू द पेज है, ठीक है, करंट मेरा ऐसे है, तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? दिख रहा है आपको? अरे देख लो ध्यान से, फील्ड इनटू द पेज है, तो ये वाली जो उंगली है इसको तो मैंने बोर्ड के अंदर घुसा दिया, देखो ये जा रही है करंट की डायरेक्शन में, ये फिंगर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो कैसा लगेगा? इस पे आप अगर फोर्स देखोगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा। आप जानते हो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये कैसे 60 डिग्री है बता सकता है कोई मुझे? मैंने कैसे बता दिया ये 60 डिग्री है? कुछ दिया है यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में आपको पता है तीनों एंगल होते हैं कितने? 60 डिग्री। इतना तो जानते हैं ना हम, भूले तो नहीं है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ। यानी कि सर जी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री था क्या? बिल्कुल था, ये एंगल 60 डिग्री था, है ना। यानी कि ये वाला एंगल कितना था अगर हम ध्यान से देखेंगे? 60 डिग्री। तो फोर्सेस की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? वर्टिकल से अगर ये वाला एंगल आप देख सकते हो ध्यान से, ये 60 है तो ये 30 होगा, ठीक है ना। कौन से वाले एंगल को कह रहा हूं? ये वाला 30 होगा, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 होगा। यानी कि क्लियरली आप देख सकते हो, मैं यहां से दिखा सकता हूं, अगर ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 है, ठीक है। कौन से वाले एंगल की जरूरत है मुझे? इस वाले एंगल की। ये 30 डिग्री समझ में आया? 30 कैसे आया? अरे बेटे अगर आप यहाँ लाइन बना दो तो ये 60 होगा नहीं होगा? देखो ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 है, ये 60 होगा तो ये वाला 30 होगा। यानी कि इस फोर्स को आप देख सकते हो, अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल हमारा फिर से हो गया 60 डिग्री। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, ठीक है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट आ सकते हैं, यानी कि इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट ले लो, एक ऊपर आ गया, एक लेफ्ट साइड आ गया, एक ऊपर आ गया, एक लेफ्ट साइड आ गया, ठीक है ना। ऊपर कितना आ गया आप देख सकते हो? F cos 60, ऊपर आ जाएगा आपका F cos 60 और इधर आ जाएगा F sin 60। F cos 60 होता है F/2, कितना होता है? F/2। F sin 60 हो जाता है √3 F/2, ठीक है। इतनी जो मैंने मेहनत की है उससे मुझे ये समझ में आता है कि सर जी यहाँ पे एक जो फोर्स लग रहा होगा ना इस वाली वायर पे, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा ऊपर। इस फोर्स को आप दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। आप मान सकते हो इस रोड पे एक फोर्स लेफ्ट लग रहा है, एक राइट लग रहा है।
ऊपर इस पे फोर्स लग रहा है F/2, राइट साइड लगेगा √3F/2। ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। अगर आप इसकी बात करोगे, इसमें करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ, इसमें करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। इसमें भी अगर आप फोर्सेस को देखोगे, आपको पता है यहां फोर्स ऐसे लगेगा, और आप इसके जब दो कंपोनेंट करोगे तो एक कंपोनेंट राइट साइड आएगा, एक ऊपर आएगा। ऊपर आएगा F/2, राइट साइड कितना आ जाएगा, √3F/2। ठीक है ना, राइट साइड कितना आ जाएगा, √3F/2। तो आप देख सकते हो इसमें लेफ्ट साइड √3F/2 ऊपर। ये कैसे आया, इसके दो कंपोनेंट आपने ऐसे तोड़े थे, एक कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट इधर। इस वाले के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट अगर आप करोगे, एक इधर आएगा, एक इधर। ऊपर वाले कंपोनेंट दोनों सेम है, लेफ्ट वाले राइट वाले सेम है। ये लेफ्ट वाला कंपोनेंट राइट वाले से कट जाएगा, दोनों फोर्स ऊपर ऐड हो जाएंगे, एफ आ जाएगा। ठीक है ना, एफ होगा कितना, BIL। एफ होगा कितना यहाँ पे, BIL। ठीक है ना, एफ होगा कितना मेरा, सिंपली है BIL। यानी ऊपर वाले दोनों जुड़ गए, लेफ्ट राइट वाले कट गए। आ जाओ नीचे, ऐसी नीचे आ जाओ। आप अगर इस पे देख रहे हो, इस वाले पे देख रहे हो, देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी सेम चीज होगी, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना। तो ये दोनों वायर एक जैसी है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना। तो आप कहोगे सर इस पे भी एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, और ये दोनों वायर एक जैसी हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें फोर्स, क्योंकि इसमें भी फोर्स ऐसे लगेगा और इस वाले पे भी जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा। यानी किसके दो कंपोनेंट करोगे, नीचे वाली वायर के, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। देखो जैसा करंट इसमें जा रहा था वैसे ही करंट इसमें जा रहा है, ये दोनों एक जैसी हैं। इस पे एक फोर्स इधर था, एक ऊपर था, यानी कि इस पे भी एक फोर्स इधर होगा और एक ऊपर होगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों फोर्सेस फिर से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों फोर्सेस फिर से ऐड हो जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ एक F लगेगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, F लगेगा। यहां से ऊपर लगा F, यहां से भी ऊपर की तरफ लगा कितना फोर्स, अगर हम ध्यान से देखेंगे, F। ठीक है, दोनों से जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा है वो कितना है, F लगा है। ठीक है, और इस वाली वायर, बीच वाली वायर की अगर बात करूं, अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इस पे तो फोर्स लगेगा ही ऊपर, क्योंकि इस पे करंट आगे की तरफ है, तो इस पे तो फोर्स लगेगा ही ऊपर। ये फोर्स भी F हो गया। ये मेरा F/2 था, ये ऊपर की तरफ मेरा F/2 था, ये राइट साइड √3F/2 था, ये लेफ्ट साइड √3F/2 था। जैसे कि ये और ये कैंसिल हुए थे, वैसे ही ये और ये फोर्सेस कैंसिल होंगे। ऊपर इन दोनों को ऐड करके आएगा F, इन दोनों को ऊपर ऐड करके आएगा F, और ये तीसरी वायर में ऊपर आएगा F, यानी कि 3F फोर्स लगेगा। और अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अगर आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक ये है। जैसे ही आपको ये फ्रेम मिला था, आप सोचो, जैसे ही आपको ये फ्रेम मिला था, इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा था, इसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा था और ऐसे जा रहा था। आप बीच वाले को देखो, बीच वाले की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो बीच वाले की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा। इन दोनों एलिमेंट की वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों एलिमेंट का सिर्फ ऊपर वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, तो दोनों का सिर्फ ऊपर वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। इन दोनों पे भी एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, इन दोनों का भी ऊपर वाला कंपोनेंट सर्वाइव करेगा। यानी कि ऊपर वाली वायर का ये कंपोनेंट ले लो, ऊपर वाली वायर को आप, इन तीनों वायर को आप ऐसे ले सकते हो। बीच वाली वायर तो एज इट इज बना दो, बीच वाली वायर को बिल्कुल वैसी बना दो, ये जो बीच वाली वायर है इसको ऐसे ही बना दो। ऊपर वाली वायर की शेप का कोई यूज नहीं है, क्योंकि उसका इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, इसको आप सिंगल वायर मान लो। यानी ऊपर वाली वायर को भी आप ऐसे कंसीडर कर लो और नीचे वाली वायर को भी ऐसे कंसीडर कर लो। यानी कि ऊपर वाली वायर का आप एक प्रोजेक्शन ले रहे हो, इसको कहते हैं, इसकी इमेज लेना नीचे की तरफ। ये वायर इस शेप की जरूर है, पर इसकी इमेज ले ली आपने, तो आपने मान लिया ये वायर ऐसे हो गई। तो तीनों वायर एक जैसी बिहेव कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों की वजह से नेट फोर्स ऊपर F है, इन दोनों की वजह से भी नेट फोर्स ऊपर F है, और इसकी वजह से भी फोर्स F है। यानी कि ये पूरी वायर मुझे एक सिंपल वायर की तरह दिखा रही है। यानी कि जो ये सबसे ऊपर वाली वायर है, ये जो सबसे ऊपर वाली वायर हमने यहां बनाई है, ये वाली वायर, ये बिल्कुल इस वायर की तरह काम कर रही है ऐसे। ठीक है, नीचे वाली वायर मेरी ये रही, नीचे वाली वायर का भी कोई यूज नहीं है, ये मुझे इस तरीके से दिख रही है। यानी कि तीनों वायर में ऊपर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, यानी कि 3F फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आप जैसे मर्जी देख लो, पूरी कैलकुलेशन से देख लो, समझ के कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आप इतना समझना ध्यान से, ये पूरी रॉड ये इस शेप की जरूर है, बट इसकी जो परछाई है ना वो ऐसी आ रही है जैसे कि करंट ऐसे जा रहा हो। नीचे वाले रोड से भी परछाई ऐसे आ रही है जैसे करंट ऐसे जा रहा हो। यानी कि इससे फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ऊपर वाली पे भी ऊपर लग रहा है, नीचे वाले पे भी, तो 3F फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स BIL। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, हमारे इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 4, जो मेरे को करंट दिया गया इस क्वेश्चन में वो दिया गया है 2,
और जो इसकी लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, यहां पे इसकी लेंथ दी गई है हमें 1 मीटर, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ दी गई है वो 1 मीटर दी गई है, तो यहां से आ जाएगा आपका आंसर 24 न्यूटन। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। तो ये आप देख सकते हो, आप एक एक कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। याद रखो इस फोर्स को इधर लगना है, इस फोर्स को इसको लगना है, पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट लेफ्ट है और एक ऊपर है, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट राइट है और एक ऊपर है। लेफ्ट राइट कट जाएगा, ऊपर वाला सर्वाइव कर जाएगा। यहां से F/2 मतलब बना F, ऐसे ही इन दोनों से ऊपर बना F और इससे बना ऊपर F, तो 3F मेरा टोटल आ जाएगा। A circular loop of radius r is kept in a uniform magnetic field pointing perpendicular into the plane of the paper. When a current I flows through the loop, the tension produced in the loop. यहां पे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे रखा हुआ आ सकता है। देखो दो चीजें, या तो आपसे बोलता है यहां नेट फोर्स कितना है, या तो आपसे क्या बोलता है यहां पे नेट फोर्स कितना है, या फिर आपसे बोलेगा टेंशन कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे नेट फोर्स की बात करो, आप इस पर्टिकुलर सेक्शन से देखो, आपको लग रहा है करंट राइट साइड जा रहा है तो आपको लगेगा यहां फोर्स ऊपर लग रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो आपको लगेगा फोर्स यहां लग रहा है, यहां पे करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स यहां ऐसे लग रहा है, यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो फोर्स हमेशा आउटवर्ड्स लग रहा है। अगर आप नेट फोर्स की बात करो तो ये सारे फोर्सेस अगर आप ऐड कर दोगे, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे छोटा सा फोर्स, यहाँ छोटा सा फोर्स, यहाँ छोटा सा फोर्स। बेसिकली मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको और समझ में आएगा। नेट फोर्स पूछे तो अलग आंसर है क्योंकि, और टेंशन पूछे तो अलग है, इसलिए मैं दोनों चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे ये लूप है, अगर आप एक छोटे छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं छोटी छोटी लेंथ ले रहा हूं, मैं यहाँ छोटी सी लेंथ ले रहा हूं, इस छोटी सी लेंथ पे, छोटी सी लेंथ है मान लेते हैं ये dl है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर लग रहा है df, ठीक है ना। यहां छोटी सी लेंथ ले ली अगर मैंने dl, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यहां लगेगा df, यहां छोटी सी लेंथ ले ली तो यहां फोर्स लगेगा df, यहां छोटी सी लेंथ ले ली तो यहां फोर्स लगेगा df, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो अगर आप सभी फोर्सेस को ऐड करोगे एफ नेट हमेशा 0 आएगा। नेट फोर्स पूछे तो 0, याद रहेगा, नेट फोर्स पूछ ले तो 0, क्यों, क्योंकि हर जगह से आप देख रहे हो फोर्स यहां, यहाँ पे फोर्स यहां से फोर्स यहां, तो भाई सारे फोर्सेस इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, टेंशन, रस्सी में खिंचाव महसूस होगा, टेंशन की बारे में बात कर रहा है, तो टेंशन 0 मत कराना। टेंशन को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ लूप का ऊपर वाला हिस्सा कंसीडर कर लेता हूं। मान लो मैं लूप का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा कंसीडर कर लेता हूं, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, शॉर्टकट है टेंशन को समझने का। आपने लूप का ये ऊपर वाला हिस्सा कंसीडर कर लिया, ठीक है, नीले रंग से दिखा रहा था मैं इसको, ये वाला यहां से लेके यहां तक वाला हिस्सा ले लिया, ये हिस्सा कंसीडर कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता ही है इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड तो सवाल में दी गई है, इनटू द पेज है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे कुछ टेंशन लगेगी, यहां पे अगर मैं ऊपर वाले हिस्से को ध्यान से देखूं, उस पे फोर्स लग रहा होगा, आप देख सकते हो यहां से फोर्स ऊपर ऐसे, यहां पे डीएफ ऐसे, ये हमने देखा था ना, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा देख रहा हूं, डीएफ डीएफ डीएफ, इस तरीके से हर जगह से फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, डीएफ डीएफ लग रहा होगा ना ऐसे, ठीक है। और इसको रोक कौन रहा है, ऊपर जा थोड़े ना रहा है, क्या ये लूप ऊपर की तरफ मूव कर रहे, नहीं। इसको रोकने के लिए आप मान सकते हो इन दोनों पॉइंट्स पे डायरेक्टली नीचे की तरफ यहां और यहां फोर्स लग रहा होगा, जिसको आप टेंशन कह सकते हो। इस लूप में टेंजेंशियली डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा इसको हम टेंशन कह रहे हैं। इस लूप पे नेट फोर्स तो 0 है, पर इस पे खिंचाव आ रहा है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंशन है नीचे की तरफ मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं, क्योंकि हर जगह से यहां फोर्स लग रहा है ऊपर, तो वही टेंशन नीचे से बचा रही होगी। आप मान लो लूप के बीच में आपने यहां रस्सी लगा दी, आप ऐसे मान लो ये आधा लूप है, ये नीचे वाला लूप है, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे धागे लगा दिए यहाँ। अब ये लूप ऊपर की तरफ फोर्स फील कर रहा है, नीचे वाला नीचे की तरफ कर रहा है, तो ये धागा खिंच रहा है, इसमें एक टेंशन आ रही है, उसी टेंशन को हम निकालते हैं, ठीक है ना। आपने लूप के बीच में यहाँ पतली सी रस्सी लगा दी, आप ऐसे मान लो, है ना। तो सर आप कहोगे सर ऊपर वाले हिस्से पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा, देखो एक फोर्स यहाँ लग रहा है डीएफ, एक फोर्स यहाँ लग रहा है डीएफ, तो इस पे नेट फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे वाले हिस्से पे फोर्स नीचे लगेगा, इसको शायद इस रस्सी ने बचाया, तो उस रस्सी की टेंशन निकाल रहे हैं, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे टेंशन टी और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी, टी। अब आप नेट फोर्स की बात करो, ऊपर अगर आप नेट फोर्स निकाल रहे हो तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना आएगा, सोचो, ऊपर की तरफ अगर आप नेट फोर्स निकाल रहे हो तो कितना आ जाएगा। आपको ये पूरा लूप लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप इस लूप का प्रोजेक्शन ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा यहां से यहां तक, आप सोचो ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, 2r,
ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक 2r। आपको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है लूप, आप सिर्फ इसका प्रोजेक्शन ले लो, एक स्ट्रेट लाइन ले लो इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, एक स्ट्रेट लाइन ले लो इनिशियल से फाइनल। जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था ना कि हमें ये पूरा लूप लेने की जरूरत नहीं है ना, इस पूरे लूप को लेने की जरूरत यहां नहीं थी, हम सिर्फ इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। इस लूप का प्रोजेक्शन ले सकते हैं इस डायरेक्शन में क्योंकि इस पे फोर्स ऊपर ही लगेगा। ऐसे इस लूप का प्रोजेक्शन ले सकते हैं इधर तो इस पे भी फोर्स ऊपर लगेगा। यानी कि आप एक चीज समझना ध्यान से, यहां पे भी जब ऐसे दो चीजें थी, ऐसे दो वायर थी, तो मैं कह रहा था इस वायर को ऐसे मत लो, इस वायर को आप इफेक्टिवली ऐसे कंसीडर कर लो। यही तो हम लोगों ने बोला था। हमारे क्वेश्चन में ये 1 मीटर था, ये 1 मीटर था पिछले क्वेश्चन में, और ये लेंथ भी 1 मीटर थी, तो इन दोनों की जो इफेक्टिव लेंथ थी वो भी कितनी बनी थी, 1 मीटर। तो मैं ये नहीं कह रहा था करंट ऐसे जा रहा है, आप इन दोनों को भूल जाओ, और हमने माना था करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। अगर हम ध्यान से देखें, हमें इसको ऐसे नहीं कंसीडर करना, हमें इफेक्टिवली इसको मानना है एक वायर ऐसे, और इसकी जो लेंथ है वो है 2r और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो इसको कंसीडर करना है ऐसे। तो आप कहोगे सर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो BIL लगेगा। L कितनी है यहाँ, ये लेंथ कितनी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे 2IR, तो BI2R कितना फोर्स लगेगा ऊपर, BI2R, और नीचे कितना है 2T, नीचे कितना है T और T 2T, तो यानी कि 2T किसको बराबर कर रहा है, BI2R को। तो 2 ने 2 को मार दिया तो T आ गया मेरा BIR, T कितना आ गया मेरा BIR। ठीक है ना, BIR है, ये BEER नहीं है, BIR है। उल्टा सीधा मत बोलना, याद रखने के लिए बियर बोल सकते हो इसको, बियर मत बोलो, बिर बोलना। ठीक है ना, अगर बियर से याद रहता है तो याद रख लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये BIR है। ठीक है, BIR समझ में आ रहा है। ये टेंशन होती है, कोई लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हो, नेट फोर्स पूछे तो 0, बट मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपसे नेट फोर्स पूछ रहा है तो 0 है, टेंशन 0 नहीं है, BIR। ठीक है ना, बिर। ठीक है, ऐसे याद रखना भाई। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मूवमेंट क्या होता है, जैसे हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था ना, यहां पे भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। देखो कमाल की बात नहीं है, हम लोगों ने एक चीज देखी थी ध्यान से, जब भी कोई मैग्नेट बनती है उसमें दो पोल्स तो होते हैं ना, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल होते हैं ना। इसका रीजन क्या है, जैसे कि ये लूप है ना, इस लूप में ऐसे करंट जा रहा है इस तरीके से ऐसे, तो मुझे ना क्लॉक दिख रहा है। आप कहोगे सर कमाल की बात है, क्लॉक ही है तो क्लॉक ही दिखेगा, हमें भी क्लॉक दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है ना। सर ऐसे आपने एक लूप कंसीडर किया तो इसमें करंट आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, सर आपको क्लॉक दिख रहा है, हमें भी क्लॉक दिख रहा है, दिख रहा है ना, क्लॉक दिख रहा है। तो वो तो इधर से दिख रहा है, अगर मैं क्लॉक दिखा रहा हूं तो ऐसे दिख रहा है, बट आप मैं ऐसे ऐसे पेन को घुमाऊं और पीछे चले जाऊं, अब मैं लूप के पीछे चला गया, पहले मैं लूप के आगे से देख रहा था ऐसे ऐसे क्लॉक वाइज, अब ऐसे देख रहा हूं। आप जानते हो मुझे ये एंटी क्लॉक दिख रहा है, आप अपने हाथ में ऐसे लूप लेके देख भी सकते हो, और मुझे ये एंटी क्लॉक दिख रहा है, इधर से देखने पे क्लॉक दिख रहा है, उधर से देखने पे एंटी, यानी कि ऑब्वियसली इसका फ्रंट साउथ पोल होगा और बैक साइड नॉर्थ पोल होगा। अरे ये तो पढ़ाया है ना मैंने, पढ़ाया है ना, पक्का, ये तो मैंने पढ़ाया है ना। इसका फ्रंट साउथ होगा, बैक साइड कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। यहां साउथ पोल या नॉर्थ पोल, दो पोल आ गए तो डाइपोल बन गया, अरे दो पोल आ गए तो डाइपोल बन गया, इसी को तो मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं। ओ हाँ, इसी को तो मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं कि दो पोल बनेंगे, और डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट तो होगा, डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगा। यानी कि कोई भी करंट कैरिंग लूप हो किसी भी शेप का, ठीक है ना, कोई भी करंट कैरिंग लूप हो किसी भी शेप का, अगर हम ले लें कोई भी आर्बिट्री शेप का हम लूप ले लें, ठीक है ना, उसमें कोई करंट मान ले, शायद ऐसे मान लो करंट इसमें आई है, ठीक है ना, इस लूप का एरिया अगर हम ध्यान से देखें, एरिया ऑफ लूप अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हम लोगों ने मान लिया लेट अस से ए है, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो आपको सर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है, बहुत सारे टर्न्स भी बना दिए, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, अगर हमने देखा n है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जैसे डाइपोल मोमेंट होता था ना इलेक्ट्रिक, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट है। यहां पे हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट कहा करते हैं, जिसको मैं म्यू से लिख सकता हूं, या मैं और कोई सिंबल यूज जब करना होगा कर सकता हूं। म्यू अभी के लिए मैं सिंबल यूज कर लेता हूं, और इसको हम लिख सकते हैं n यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है ना, I यानी कि करंट इनटू एरिया, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड है।
ठीक है ना, ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं। पर इसके पास सर डायरेक्शन भी है क्या? बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताओ तो मैं मैग्नेट की आपको बताऊं। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बारे में कुछ अता पता है, याद आ रही है? वहां पे एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था, भूल गए क्या? याद है? एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक बार आ जाओ जरा दोबारा से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद होगा भाई, ठीक है ना। यहां डायरेक्शन कैसे देखते थे? यहां पे मान लेते थे आप, एक नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं Q, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q। इसका जो फॉर्मूला होता था वो तो ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता था वो हम लोगों ने पढ़ा था, पर एक डायरेक्शन भी पढ़ी थी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, याद है? इसकी डायरेक्शन क्या होती थी? डायरेक्शन यहाँ पे जो होती थी इसकी जो डायरेक्शन होती थी फ्रॉम, ठीक है, इसमें भूत आ रहा है स्क्रीन में, बार बार अपना मिट जाता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन हुआ करती थी। ये हमने इसकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। डाइपोल मोमेंट था ना, अरे फॉर्मूला था यार, बिल्कुल फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है हम ले लेते थे 2a, फॉर्मूला था 2aq, और डायरेक्शन होती थी इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इसकी होती थी। वो हम देख लेते थे, एक्स है या वाई है, जो भी डायरेक्शन है। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड तो लिख लिया, NIA, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। एरिया कौन सा? जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बन रहा है हमारा सरफेस, जो भी हमें एरिया दिख रहा है लूप का, एरिया ऑफ लूप। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन पे गाड़ी अटक गई हमारी। इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। जैसे कि इसमें करंट आपको कैसा दिख रहा है? क्लॉक एंटी क्लॉक, खुद सोचो, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक दिख रहा है तो साउथ पोल आपका आउट ऑफ पेज होगा और नॉर्थ पोल इनटू द पेज होगा। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो साउथ से नॉर्थ होती है। और ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की भी जो बात करोगे, यहां से वो साउथ से नॉर्थ होगी। तो यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, यानी कि इनटू द पेज होगा। इसमें जो डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी? इनटू द पेज, यानी कि जो भी एरिया है ना उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जो भी प्लेन का एरिया है उसके कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी बोलो? इनटू द पेज, क्योंकि करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहां साउथ होगा या नॉर्थ होगा। तो सिंपली आप इसको राइट हैंड थंब रूल से भी कर सकते हो। करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में थंब जाए वही डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की है, ठीक है ना। आप इसको थंब रूल से भी कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल ऑफ फिंगर करो, जो अंगूठा है वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दिखाएगा। यानी कि राइट हैंड थंब रूल से भी आप देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, जो मेरी कर्ल्स हैं फिंगर की, जो यहां से राइट हैंड की कर्ल्स हैं, वो हमें क्या बताएंगी? कर्ल्स हमें बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी। और थंब क्या बताएगा यहां पे? अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो मेरा अंगूठा है वो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। क्या बच्चों वाले सवाल यहां से पूछ सकता है? यहां से आपको एक सिंपल थ्योरेटिकल सवाल बना के दे सकता है एग्जाम में। वो क्या है थ्योरी वाला सवाल? क्या पूछ सकता है? इसका फॉर्मूला वगैरह तो पूछ ही लेगा। थ्योरी वाला सवाल बताया जाए सर, यहां से क्या थ्योरी वाला सवाल बनेगा? थ्योरी वाला क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे? वो आपसे पूछ सकता है जैसे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो प्लेन में होता है लूप के, या प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या क्या होता है? तो आप लोगों को याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर है प्लेन के भाई। मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज कैसा है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। जैसे एरिया वेक्टर होता था ना, वैसे ही ये भी है, इसका जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिस जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, इनटू द पेज है, ठीक है। यहां पे इनटू द पेज है। अगर करंट मेरा एंटी क्लॉकवाइज होता तो आउट ऑफ द पेज आ जाता है। यानी कि जैसे मान लो मैं कोई और लूप ले लूं इस तरीके से, मान लो ये लूप है ना, तो इसमें मेरा यहां नॉर्थ पोल आ जाएगा और पीछे साउथ आ जाएगा, यहां डायरेक्शन मेरी आउट ऑफ पेज आ जाएगी।
ठीक है ना, यहाँ पे जो मेरी डायरेक्शन आ जाएगी वो आउट ऑफ पेज आ जाएगी। ठीक है, इसमें मैं इस तरीके से करके देख सकता हूं ना, देखो अंगूठा आपकी तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, देखो, अरे एंटी क्लॉकवाइज है भाई, साउथ पोल, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल इधर, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, साउथ से नॉर्थ, यानी कि आउट ऑफ द पेज। मतलब साउथ पोल कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव थी, वहां साउथ से नॉर्थ है ना, यानी कि साउथ पोल कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है और नॉर्थ पोल कुछ कुछ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट इनटू एरिया। A wire of length 2 meter is bent into a circular loop when a current of 1 ampere is passed through the loop. The magnetic moment. तो पहले तो जो है वायर है उसकी लेंथ मेरी 2 मीटर है, तो यहां पे एक वायर ले लेते हैं जिसकी लंबाई हमारी 2 मीटर है, मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस 2 मीटर है। हमें पता चल गया जो लेंथ है वो 2 मीटर है, यानी कि यहां पे 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस निकल जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहां से आप देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, यहां से जो रेडियस आ जाएगा वो 1 बाई पाई आ जाएगा। इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। एक ही लूप बनाया है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 1 होंगे, एक ही लूप बनाया है, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे 1 होंगे, यानी कि यहां से आ जाएगा पाई इंटू रेडियस की जगह क्या है 1 बाई पाई का स्क्वायर, यानी एरिया आ गया 1 बाई पाई। अब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं कितना है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें मैग्नेटिक फॉर्मूला, मोमेंट का फॉर्मूला था एन आई ए, एन मेरा 1 है, करंट, करंट की बात करो जरा, करंट कितना है अपने पास, करंट भी 1 एम्पियर है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा मेरा करंट। ठीक है, तो एन आई ए कितना है मेरा 1 बाय पाई, यानी कि यहां से आंसर मुझे 1 बाय पाई ही मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न भी 1 है, ये भी 1 है, आंसर आ जाएगा मेरा 1 बाय पाई। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। यूनिट देख सकते हो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट में तो कोई झोल ही नहीं है, यूनिट तो बहुत आसान है ना, एसआई यूनिट में तो कोई टेंशन नहीं है ना भाई। ठीक है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो हमें पता चल रहा है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगी, करंट इंटू एरिया, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो एसआई यूनिट ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो एसआई यूनिट में आंसर उसने निकाला है। आगे बढ़ते हैं। A ring of radius capital R made of an insulating material, तो एक रिंग है जिसको एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया है, carries a charge Q uniformly distributed on it. If the ring rotates about the axis passing through its center and normal to the plane of the ring with a constant angular speed omega, then the magnitude of the magnetic moment. यानी कि यहां पे एक रिंग को रखा गया है इस तरीके से, और रिंग का जो रेडियस कंसीडर किया गया है वो कैपिटल आर है, रिंग का जो रेडियस लिया गया है कैपिटल आर, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है, और ये जो आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे जो हमारी रिंग है, ठीक है ना, इसको हम लोगों ने यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। यूनिफॉर्मली चार्ज करने का मतलब है यहाँ पे डेफिनेटली इस रिंग को अगर हम ध्यान से देखें हर तरफ से ऐसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है जल्दी से देखो, यहाँ पे कितना चार्ज दिया गया, टोटल चार्ज की अगर बात करें पॉजिटिवली चार्ज दिया गया है, कहां गया कहां गया कहां गया, कैपिटल क्यू। ठीक है, अब इसको रोटेट किया गया, मतलब आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आप यहां खड़े होकर चार्ज को देखते रहो, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आप देख सकते हो पूरे चार्ज को आपने बिखेर दिया। यहां पे टोटल क्यू चार्ज नहीं है, इस पूरे चार्ज को पूरी जगह आपने बिखेर दिया, बांट दिया, छोटे 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 हिस्से में यहां पे आपने बांट दिया। अब जब इसको एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, इसको एक बार पूरा घुमा दिया जाएगा, जैसे कि ये मेरे पास रिंग है, आप देख सकते हो, इसको कंप्लीटली चार्ज करके ऐसे 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 घुमा दिया गया, जैसे स्टीयरिंग नहीं घूमता है ना, गाड़ी का वो व्हील घुमाते हैं हम, स्टीयरिंग घुमाते हैं, ये वैसे घूम रहा है, इसी प्लेन में ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो यानी कि जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, ये घूमेगा, ये इस तरीके से ऐसे घूमेगा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा ओमेगा। कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में, आप जानते हो इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से कितना करंट आ जाएगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना चार्ज यहां से पास करेगा, पूरी रिंग पास कर जाएगी, ये पूरा घूम के वापस यहां आ जाएगा, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि Q डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये आ जाएगा Q ओमेगा बाय 2 पाई, सिंपल करंट, करंट आ गया ना सिंपली। ठीक है ना, आसानी से आ गया, तो करंट आ गया। अब आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, I इंटू ए होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है ना, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, इसलिए मैं इनको डाल नहीं रहा, एक ही टर्न है। तो यहां से I कितना है मेरा, करंट कितना होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे, Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, और एरिया की जगह मैं डाल सकता हूं पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रेडियस है।
तो यहां से कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो 1/q⍵r²। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, सिंपल। Two wires of same length are shaped in a square and a circle if they carry same current, the ratio of their magnetic moment। यानी कि यहां दो वायर हैं और दोनों की जो लेंथ है सेम है, एक को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, एक को सर्कल में। अब आप देख सकते हो, अगर आप पहली वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरे को सर्कल में, तो क्या होगा, आप यहां पे अगर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हो तो सारी साइड्स आपकी l/4, अगर लेंथ मेरी l थी, ये भी l/4, ये भी l/4, ये भी l/4 हो जाएगी, है ना। सारी साइड स्क्वायर की क्या हो जाएंगी, l/4 l/4, सभी को ऐड कर दोगे तो टोटल लेंथ को अगर मैंने l माना है तो आप देख सकते हो पहला वाला मेरा ये बन जाएगा, है ना। फर्स्ट केस अगर मैं ध्यान से देखूं ये हो जाएगा। यहां पे करंट ऑब्वियसली ऐसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो यहां पे जो मेरा करंट होगा वो मैंने मान लिया है I, ठीक है। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मेरा करंट, एक ही लूप बनाया है ना, इनटू एरिया, तो यहां जाएगा I, और एरिया कितना है अगर हम ध्यान से देखें, l/4 का स्क्वायर। ये कैसे आया, अरे a स्क्वायर, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो साइड है वो l/4 है, यानी कि यहां से आ जाएगा I l²/16, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा, I l²/16, ठीक है। हाँ, I l²/16, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। I l²/16 आ गया मेरा, यहां से ये आ गया मेरा पहला वाला। अब अगर हम ध्यान से देखें किसके लिए कर सकते हैं, सर्कल के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सर्कल में ये रेडियस है मेरा r, ठीक है। अब पहले तो हमें देखनी पड़ेगी इसकी जो टोटल लेंथ है वो l है, टोटल लेंथ यहां से यहां तक टोटल लेंथ l है, तो इसका रेडियस कितना होगा, 2πr इज इक्वल्स टू l, तो रेडियस हो जाएगा l डिवाइडेड बाई 2π। तो अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो, a डैश वो कितना हो जाएगा, पाई r², यानी कि पाई इंटू l²/4π², यानी कि l² डिवाइडेड बाय 4π, ठीक है। जल्दबाजी में कर दिया है मैंने स्टेप, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको समझ नहीं आया, आया है पक्का, दोबारा सुन लो भाई। 2πr सर्कमफ्रेंस है, वो इसकी लेंथ बनेगी, जैसे इसका पैरामीटर मेरा l था, इसकी सर्कमफ्रेंस l होगी, तो 2πr l के बराबर, ठीक है। तो r हो गया l/2π के बराबर। एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना। ए हो गया मेरा πr², पाई इंटू l/2π, l/2π का स्क्वायर, l²/4π², तो यहां से आ जाएगा l²/4π। सिंपल है भाई, इतना आसान, l²/4π। अब जरा करंट देखो, इसमें आई है ना। तो यहां पे अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा I इंटू ए। तो अगर हम ध्यान से देखें I कितना है, I है, A कितना है, l² डिवाइडेड बाय 4π है। जरा देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक मोमेंट पहला वाला आ गया, ये मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा वाला आ गया। रेशियो लेने के लिए कह रहा है, μ1 डिवाइडेड बाय μ2 लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या मैं ले लूंगा, I l²/16 का रेशियो I l²/4π से, ठीक है। क्या आ रहा है आप ध्यान से देख सकते हो, I l² कट जाएगा, ये आ जाएगा π/4, यही आ रहा है π/4, पाई रेशियो 4, क्या यही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देख लें, स्क्वायर लूप है, करंट I ही जा रहा है, तो I इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा l²/4 का स्क्वायर, यानी कि l²/16। सर्कमफ्रेंस यहां पे 2πr के इक्वल डाली, रेडियस पहले निकाला l/2π, फिर एरिया, एरिया क्या होता है, πr², एरिया क्या होता है यहाँ पे, πr², पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि l²/4π²। यहां हमने देखा पाई से ये कट गया, l²/4π आ गया, कितना आ गया, l²/4π आ गया। अब म्यूटो निकाला I इंटू ए, करंट इंटू एरिया कितना है, l²/4π, है ना। अब आपने क्या किया, पहले वाले से दूसरे वाले को डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। रेशियो हमें मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है ना, किस किस का, स्क्वायर का, सर्कल से निकालना है ना, तो स्क्वायर का पहले लिख दिया I l²/16, और μ2 हमने I l²/4π, और l² कट जाएगा, 4π/16 यानी कि π/4, ये फाइनल आंसर आ गया। A thin circular loop carrying current I has a magnetic moment M. The shape of the loop is changed to the square and it carries the same current. It will have a magnetic moment. तो उसने यहाँ पे बोला है एक थिन सर्कुलर लूप था जिसमें करंट I था। मान लेते हैं एक थिन सर्कुलर लूप ले लेते हैं, यहाँ पे एक पतला सा थिन सर्कुलर लूप ले लिया, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी, मान लो रेडियस r है, इसकी जो लंबाई है वो l है, तो l किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, 2πr के, यही है ना, क्लियर है। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम लोगों को कितना दिया गया है, m। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्या, करंट
इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या बन गया, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये बिल्कुल। अब इसने क्या कहा, इसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यानी कि ये मेरा L/4 हो जाएगा, ये मेरा L/4 हो जाएगा, ये मेरा L/4 हो जाएगा, ये मेरा L/4 हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन का भाई है ये, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, क्योंकि वहां आपने एक लेंथ को पहले स्क्वायर किया था फिर सर्कल किया था। यहां पे क्या कह रहा है, पहले वो हमारी सर्कल में थी और किस में कन्वर्ट हो गई, स्क्वायर में। यानी कि अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट पहले कितना आएगा, हमने निकाला था ना, उसमें पहले हमने m की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी आई थी, I, इसमें कितना आया था, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये देखो पीछे किया हुआ हमने, कितना आया था, IL²/4π। तो हमें पता है ये मेरा IL²/4π है सर्कल के केस में m1। स्क्वायर के केस में कितना आया था, अगर आप m2 निकालोगे, स्क्वायर के केस में हमारा आया था IL²/16, ठीक है ना। इसी को उसने m बोला हुआ है, याद करो, इसी को उसने m बोला हुआ है क्वेश्चन में। m किसको बोला हुआ है, m किसके लिए बोला है, उसने बोलो स्क्वायर लूप के लिए बोला है। तो उसने बोला है ये मेरा m है, करंट I ले लेते हैं, I πr² ले लेते हैं, तो यही हमें क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ठीक है ना। I πr की जगह हम डाल देते हैं ना इसकी वैल्यू, r की जगह इसकी वैल्यू डाल देते हैं, तो L²/4π आ गई थी, तो यहां से आ गई थी L²/4π, ठीक है ना, IL²/4π ये आ गया था मेरा, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक मोमेंट मेरा सर्कल का आया था, ये m की वैल्यू हो गई। आपको ये m2 पूछ रहा है, m2 कितना होगा, तो आप यहां से ना IL² की जगह देखो क्या लिख सकते हो, IL² की जगह आप लिख सकते हो m × 4π, सिंपल। क्या लिख सकते हो, m × 4π। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से मेरा जो m2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, IL² की जगह आप लिख सकते हो m × 4π डिवाइडेड बाय 16, यानी कि मेरा जो m2 आ जाएगा वो आ जाएगा m π/4। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पिछला रिजल्ट याद है आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। π/4 रेशियो आया था, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते थे, एक स्टेप में कर सकते थे, अगर आपको ये रेशियो याद होता, ठीक है ना। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, यहां पे हम देख सकते हैं स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर्कल, ये किसके इक्वल आता है, π/4 के। तो यानी कि अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर जानना चाहते हैं तो वो π/4 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा सर्कल के, जब दोनों में सेम करंट हो और दोनों की लेंथ सेम हो, ठीक है ना। m सर्कल को ही इन्होंने m का है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, π/4 टाइम्स m। कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर का अगर आप निकालना चाहते हो π/4 टाइम्स m, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन, जैसे आपको समझ में आए आप ऐसे भी कर सकते हो, m² सर्कल π/4, m सर्कल हमें क्वेश्चन में m दिया है, आपसे m² पूछा है तो π/4 m सर्कल यानी कि m हो जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर। A rectangular coil of sides 2 cm and 3 cm respectively has 10 turns in it. It carries a current of 1 ampere and plays in a uniform magnetic field of 0.2 Tesla in such a manner that its planes makes an angle 60 degree with the field direction. Then the torque on the loop. यानी कि अब हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है टॉर्क, मतलब हम लोगों को एक नया टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा, जिस टॉपिक का नाम क्या है, टॉर्क ऑन अ लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर उस क्वेश्चन को लेके आते हैं, कितना टॉर्क लगता है, इसको निकालने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है। टॉर्क क्या फॉर्मूला, अब मैं टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करने से बेटर आपको याद करने का तरीका बताऊं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होता था, याद है, मैं इसको इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करो इसको, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही है, ठीक है। वहां पे भी हमने दो चीजें पढ़ी थी, मैं अगर आपको ध्यान से बताऊं, वहां मैंने दो चीजें आपको बताई थी, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ध्यान से देखिए, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल इन, है ना, बेसिकली जो मैं पहले यहां हेडिंग डाल देता हूं, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हमने पढ़ाया था, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, याद कर लो। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते थे तो हम लोगों ने देखा था यहां पे मेरा जो टॉर्क का फॉर्मूला आता था वो आता था डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई, है ना, जिसको आप यहां पे क्या लिख देते थे, टॉर्क को पीई साइन थीटा, याद है। और फिर एक दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। पहले तो हमने टॉर्क लिख लिया, जिस तरीके से मैंने यहाँ आपको टॉर्क लिखा दिया है उसी तरीके से हमने
पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी डॉट ई, याद है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस पी डॉट ई, यानी कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई कॉस थीटा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही यहां पे भी मैग्नेटिज्म में भी होगा, सेम चीज यहां पे भी होगी। यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे अगर मैं डिस्कशन करूं तो यहां पे भी सेम चीज होगी। यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम मैग्नेटिक, यहां पे मैं क्या करूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इन एक्सटर्नल फील्ड रखूंगा। इसको भी हम कहां डालेंगे, इन एक्सटर्नल फील्ड डालेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एक एक्सटर्नल फील्ड में डालेंगे और इस पे टॉर्क देखेंगे। यानी कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, इसमें भी सेम फॉर्मूले आएंगे। अगर हम टॉर्क की बात करें, अगर हम यहां टॉर्क निकालेंगे तो यहां टॉर्क आएगा। अब वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हो टॉर्क के फॉर्मूले में वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हम मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यहां पे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो म्यू बी साइन थीटा आ जाएगा। और अगर अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ऐसे ही हम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पे डिस्कशन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, सोच के बताओ, जल्दी से देखो। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखा था माइनस पी डॉट ई, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस म्यू डॉट बी, है ना। यानी कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। इसके इक्वल आ जाएगी माइनस म्यू बी कॉस थीटा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेट के बीच का ये रास्ता, सफर आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है तो मैग्नेट के अपने आप याद आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, मैग्नेट याद आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहां पे कर सकते हैं, इंटर रिलेट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हम बात करें यहां पे टॉर्क को कैसे देखना है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो अगर आपको यहां पे दिया जाए ये लूप, ये आप लूप कंसीडर करो इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका लूप है, ठीक है ना। इसका प्लेन इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज अ प्लेन ऑफ अ लूप। ये इस प्लेन में पड़ा है ये लूप, ठीक है ना। इस तरीके से ये लूप का प्लेन है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कलर नहीं कर रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस तरीके से मैंने लूप ले लिया, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है। इसको हेडिंग भी डाल देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। इसमें कुछ करंट मान लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ करंट मान लेते हैं। मान लो ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। इस तरीके से इसमें कुछ करंट जा रहा है आई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप अपने हाथ को ऐसे करो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कहां जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो म्यू वेक्टर है वो नीचे होगा। कितना होगा, इसमें जो करंट है इंटू एरिया, और डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। जो भी इसकी डायरेक्शन है वो अपना आप ही डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, इस तरीके से अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, तो यहां पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो ये कैसी नजर आ रही है, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने कैसे बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाई है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले ये प्लेन में ही है, दिस इज इन द प्लेन ऑफ लूप। आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, दिस मैग्नेटिक फील्ड बी कैसा है, बी वेक्टर क्या है, इज इन प्लेन ऑफ लूप, प्लेन ऑफ लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में है, किसके प्लेन में है, लूप के प्लेन में है, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकता था मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है बता सकते हो क्या आप मुझे, मैंने तो आइडिया दे दिया किसके परपेंडिकुलर है, डायग्राम से भी दिख रहा है, इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसे में जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है ना। जो टॉर्क लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क क्या हो सकता है, आपने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा क्या है, म्यू क्रॉस बी। कितना पढ़ा है, म्यू क्रॉस बी। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं NIA, और यहां से आ जाएगा B, और यहां से हो जाएगा साइन थीटा। जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, NI बेस NI, ये हो गया। इसको मैं देखो ऐसे पढ़ता हूं, बिना साइन थीटा, देखना याद रखना आसान हो जाएगा, बिना साइन थीटा ऐसे याद रख सकते हो।
और मैक्सिमम टॉर्क है, अगर मैक्सिमम टॉर्क है तो इसी थीटा को हम कितना डाल सकते हैं 90 डिग्री, यानी कि अगर आप मैक्सिमम टॉर्क देख रहे हैं इस केस में जो लगेगा वो लगेगा BINA, ठीक है ना, बिना बिना याद रख सकते हो ना, बिना तो याद रहेगा ना, तो यहां पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्वेश्चन में हमें ये शब्दों को इस्तेमाल करना है, ढूंढना है, खोजना है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्या, वो बोले मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ लूप, अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया भैया कि मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में है, यानी कि वो मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होगी, टॉर्क मैक्सिमम होगा, बिना होगा। BINA मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया। याद रहेगा इस केस में जो टॉर्क होगा वो मेरा मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब फील्ड इन द प्लेन ऑफ लूप होगी, जब मेरी फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होगी, इस केस में टॉर्क अपना मैक्सिमम होगा। अच्छा सर और क्या हो सकता है कंसेप्ट ऑफ टॉर्क में, सर और बताओ मुझे कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, क्या है कॉन्सेप्ट टॉर्क का भाई। अगर मान लो आपको लूप दे, फिर से देख लो जरा, मान लो आपको लूप दे इस तरीके से, ठीक है ना, फिर से वैसे मैंने एक लूप ले लिया, मान लो इस तरीके से, फिर से कुछ करंट जा रहा है, आई 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 आई, इस तरीके से करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस तरीके से दी है। देखो ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो तो ये फील्ड कैसी है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी नजर आ रही है, जरा ध्यान से देखो। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर मेरी, सबसे पहले मैं ऐसे लिख सकता हूं इस, अब ये किसके परपेंडिकुलर है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, ये लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, पहली बात। सेकेंड चीज आप इसको लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज, अगर हम ध्यान से देखिए मैग्नेटिक मोमेंट कहां होगा इसका, मैग्नेटिक मोमेंट लगा दो फटाफट, मैग्नेटिक मोमेंट कहां नजर आ रहा है आपको इसका, जल्दी से देखो, मैग्नेटिक मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नजर आ रहा है ना, म्यू वेक्टर आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज, यहां पे आप लिख सकते हो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, ठीक है ना, यहां पे एंटी पैरेलल है, वैसे पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब मैं करंट की डायरेक्शन बदल भी देता तो एंटी पैरेलल हो जाती, पैरेलल हो जाती है ना, तो ऊपर की तरफ हो जाता मैग्नेटिक मोमेंट। बी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। इस केस में टॉर्क कितना आएगा, इस केस में टॉर्क कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, जल्दी देखो फटाफट, इस केस में आपको क्या लगता है टॉर्क कितना आएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट के एंटी पैरेलल है, थीटा एक तरीके से 180 डिग्री है, यहाँ पे थीटा मेरा 180 डिग्री है। पिछली बार वाले केस में जो हम थीटा लेते हैं वो मेरा 90 डिग्री था, इस वाले केस में जो मेरा थीटा है वो 180 डिग्री होगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और ये नीचे की तरफ है ना, एक वेक्टर जब ऊपर हो और एक वेक्टर नीचे हो, इनके बीच में थीटा हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता, होता है ना, ऐसे ही है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है ना, आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, मैग्नेटिक मोमेंट है नीचे, तो कितना एंगल है भाई दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा मेरा 180 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो मिनिमम होगा और वो हो जाएगा 0। तो किसी सवाल में ऐसा दे दे कि मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर वर्ड देखते ही हम टूट पड़ते हैं, 90 डिग्री लिख देते हैं थीटा को, ये गलती नहीं करनी। थीटा जो एंगल है वो किसका है, थीटा एंगल किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का, प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो हम लोगों को क्या दिया गया है, थीटा, ठीक है, वो एंगल हमें कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है, ठीक है। ये बात याद रहे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि यहां पे एक क्वेश्चन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब वो इससे करा जा सकता है। A rectangular coil of sides 2 cm, 3 cm respectively has 10 turns in it। तो देखो मैं यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लूप बना लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर लूप, मान लो ये रहा मेरा रेक्टेंगुलर लूप, इस तरीके से मैंने अपना लूप ले लिया, इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है, मान लेता हूँ मेरा करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मेरा करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है, आप देख सकते हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, म्यू वेक्टर, ठीक है। और आपको क्या बोल रहा है, यहां पे इसकी साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02 मीटर 0.03 मीटर इसकी साइड्स है।
कितने टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हैं हम लोगों को, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए हैं, 10 टर्न्स है। इट कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसमें कितना करंट जा रहा है अगर आप ध्यान से देखो 1 एम्पियर, एंड इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला। कितना करंट है, करंट मिल गया अपने को 1 एम्पियर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिली अपने को 0.2 टेस्ला। अब वो बोल रहा है इट इज प्लेस इन सच अ मैनर दैट द प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, जो प्लेन है वो एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना बच्चे, सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होगी, वो इसके प्लेन से कितना एंगल बना रही होगी, 60 डिग्री। क्या आप इसको थीटा बोलोगे, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, टॉर्क निकालना है हमें, क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, बिना साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, बिना साइन थीटा। क्या थीटा 60 डिग्री लेंगे, थीटा किसके बीच का एंगल दिया है क्वेश्चन में, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड, थीटा किसके बीच का एंगल दिया है, अरे ये प्लेन है ना, इस प्लेन में मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड से, मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, हमें ये एंगल दिया है, पर मैग्नेटिक मोमेंट तो ऊपर है ना, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चाहिए, इससे मुझे इस एंगल की जरूरत है, ये एंगल होगा मेरा 30 डिग्री, मुझे ये एंगल चाहिए ना कि ये, यानी कि थीटा आप 60 डिग्री नहीं डालोगे, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का होता है क्या, नहीं सर, थीटा प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा तो सर एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का, शाबाश। यानी कि अपने को जो थीटा लेना है वो क्या लेना है, 30 डिग्री या 60 डिग्री, क्या लेना है बताओ, 30 डिग्री लेना है, थीटा क्या लेना है अपने को, 30 डिग्री लेना है, यानी कि बी की जगह अपन डालेंगे 0.2, करंट कितना है अपने पास 1 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात करें, दे रखे हमें 10 टर्न्स, उसको डाल दो, उसके बाद एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 इंटू 3, आप ऐसे लिख लो 6 इंटू 10 की पावर, यहां से -2 यानी कि 10 की पावर -4, अरे 2 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -2, मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री डाल देंगे, साइन 30 डिग्री तो हमें पता है ना 1/2 होता है। चलो देखो ये कितना आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये बन गया 2, 0.2 इंटू 10 ये बन गया 2, 2 इंटू 6 12, तो यहां से आ गया 12, 2 इंटू 6 12 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/2, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -4, 6 इंटू 10 की पावर -4। कोई आंसर है कि अपने पास 6 इंटू 10 की पावर -4, बिल्कुल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। यूनिट वही है जो टॉर्क की अब तक हुआ करती थी, टॉर्क की यूनिट वही है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है ना, यूनिट में कोई बदलाव नहीं आएगा, टॉर्क की यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, ठीक है, A rectangular coil of length 0.12 meter width इतना having 50 turns is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength इतना, coil carries current इतना, if the plane of the coil is inclined at an angle 30 degree with the direction of field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium। तो यानी कि यहां पे फिर से वही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वो अगेन आप लोगों को क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसकी लेंथ 0.12 मीटर है, विड्थ 0.1 मीटर है, 50 टर्न्स है, यानी कि यहाँ पे हमें L दे दिया, यहाँ पे विड्थ दे दी, यहाँ से एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, आप L इंटू बी लिख दो इसको, तो ये तो एरिया आ जाएगा L इंटू बी, SI यूनिट में हम निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए थे मिल गए, बिना साइन थीटा में टर्न्स चाहिए थे मिल गए, एरिया यहां से मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहां मिल जाएंगे, अरे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी दे दी, बी भी दे दिया, बहुत बढ़िया, इट कैरीज अ करंट ऑफ ये, अरे भाई करंट भी दे दिया, सब कुछ तो देता जा रहा है। इफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि ये अगर मेरी कॉइल है, ठीक है ना, ये मान ली मैंने कॉइल है और इसमें मान लिया ये अपना करंट है, ये अपना करंट है, और कॉइल से यहां जो एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड वो ये बना रही है ना, ये हमारा जो एंगल हो गया, ये एंगल अपने को 30 डिग्री दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल दिया है वो प्लेन ऑफ द कॉइल से दिया है। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इज, तो यहां पे अगर हमें इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है तो हमें कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा, वो बात कर रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, यहां पे पहली बात आपको इक्विलिब्रियम के टाइप्स याद होने चाहिए। जैसे हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, याद है हम लोगों ने एक चीज देख रखी थी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है,
उस चीज को हम यहां पे भी देख सकते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पढ़ा था, याद होगा आपको, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था। क्या चीज पढ़ी थी इसमें हमने पढ़ा था, पहली बात, दोनों इक्विलिब्रियम में टॉर्क तो जीरो होना चाहिए इन बोथ, दोनों तरीके के इक्विलिब्रियम में टॉर्क क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर थीटा मेरा 0 डिग्री है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरी एनर्जी क्या होती थी, मिनिमम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा क्या होता था, 0, और यू होता था मेरा मिनिमम। यू कैसा हो जाएगा मेरा, मिनिमम। और मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, सोचो, मिनिमम एनर्जी हमारी हो सकती है थीटा 0 पे माइनस बिना है ना, यही आ जाएगी ना, माइनस BI/N। ठीक है ना, देख सकते हो ये मिनिमम एनर्जी आ जाएगी हमारी, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो म्यू डॉट बी है ना। तो यहां से भी आप देख सकते हो BI/NA ही आएगा फॉर्मूला, यहां से भी BI/NA cos थीटा आना था तो माइनस बिना आ जाएगा। और अगर मेरा थीटा 180 डिग्री है तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों ही केस में टॉर्क 0 है, याद रखना, दोनों ही केसेस में टॉर्क 0 है, चाहे थीटा 0 डालो या 180, दोनों में ही टॉर्क 0 है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, मैं पहले इसका डायग्राम भी दिखा दूं, पहले वाला डायग्राम कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। पहला वाला डायग्राम ऐसे बनेगा, मान लो इस तरीके से है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप ध्यान से देखोगे इसका डाउनवर्ड होगा, मान लेते हैं ऐसे। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड भी डाउनवर्ड हुई, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मेरी इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई तो, ठीक है ना, ये तो ये वाला केस है जिसमें थीटा हम क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री। इस केस में जो मेरा इक्विलिब्रियम है वो मेरा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो 0 लगेगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, 0 टॉर्क लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 0 टॉर्क, और जो इक्विलिब्रियम है वो मेरा स्टेबल होने वाला है। और अगर हम ध्यान से देखें, सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, अगर मेरा थीटा 180 डिग्री हो जाए, यानी कि इस केस में मान लो मेरा लूप ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो करंट जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मान लो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ है इस तरीके से। कितना एंगल है बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट और इसके बीच में 180 डिग्री एंगल है। यहां पे भी मेरा टॉर्क तो 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हो जाएगा मेरा माइनस बिना कॉस 180 डिग्री, है ना, म्यू कॉस बी, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है ना। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यू जो हो जाएगा मेरा माइनस नहीं आ जाएगा, प्लस बिना, यानी कि ये मेरी मैक्सिमम हो जाएगी, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ठीक है, अब आते हैं बैक टू आवर क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि हमें इसको दोबारा से कहां ले जाना है, बोलो हमें कैसे ले जाना है, इसको कैसे इक्विलिब्रियम में ले जाना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ले जाना है, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखना है। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, आप पहले सोचो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा। अगर आप इसका मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, तो हमें एंगल ये चाहिए, तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि मैं क्या चाहता हूं इस केस में, मैं इस केस में चाहता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि इसको ऐसे घुमाना चाहिए, इसको इस तरीके से घुमाना चाहिए। कितने एंगल से, इस लूप को आपको घुमाना चाहिए 60 डिग्री से। अगर आप इस लूप को ऐसे 60 डिग्री से घुमा दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ना, मैग्नेटिक मोमेंट अभी 60 डिग्री पे, आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट को आपको 60 डिग्री से ऐसे घुमाना है, यानी इस लूप को रोटेट करा दो। लूप को कितने एंगल से रोटेट कराना है, 60 डिग्री से। तो कितना टॉर्क हो गया, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा यहाँ पे, BI/NA साइन 60 डिग्री, यानी कि B कितना अपने पास, B देखो अपने पास दिया है 0.2, I कितना दिया भाई अपने पास, करंट कितना दिया है, करंट ये रहा 2 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो कितने दिए हैं, 50 दिए हैं। ओके, A की अगर बात करें, इनको मल्टीप्लाई करो 0.12 को 0.1 से, है ना,
यहां से आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा, और साइन 60 हो जाएगा मेरा √3/2। ठीक है, साइन 60 कितना हो जाएगा हमारा √3/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, ये आ जाएगा 50 इंटू 200, है ना, तो ये आ गया 0.2 इंटू 100, और क्या आ जाएगा यहां से, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू √3, 1.7 के आसपास ले लो, इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, यही आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दो यहां से, यहां पे आ जाएगा कितना, ये आ गया आपका, यहां पहले इन दोनों को देखो, 2 0 है ना, यहाँ पे 1 0, यहां मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2 इंटू 6, ठीक है, इंटू 17 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 17 इंटू 12 अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं, 17 इंटू 12 ये आ गया 17, ये 34 है ना, 17 इंटू 12 करना है ना, तो ये आ गया मेरा 34, और ये आ गया 17, ये आ गया 4, ये 0, ये 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अगर हम ध्यान से देखें, 204 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 0.2, 0.2 आ जाएगा ना आंसर, तो 0.2 इज द फाइनल आंसर है। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज मैक्सिमम इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन, अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, गलत मत करना, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं और मैंने देखा इसमें जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े। यहां पे बोल रहा है टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। ये दोनों तो हो नहीं सकते, किसी एंगल पे तो मैक्सिमम मिल नहीं सकता, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। अब आप ये सोचो किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होता है, जब पहले सेकंड केस की अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे प्लेन ऑफ द कॉइल अगर हम ध्यान से देखें, प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है, परपेंडिकुलर है, फील्ड मान लो मेरी ऐसे है, ठीक है ना। अब इस केस में मैक्सिमम होगा, या फिर सेकंड वाले केस में यहां पे मेरी जो प्लेन ऑफ द कॉइल है पैरेलल टू द फील्ड, अगर आप ध्यान से देखो, ये दो केसेस में से किसी एक केस में मैक्सिमम होगा। देखो इनमें तो कुछ एंगल है, इनमें तो होगा नहीं, या तो 0 डिग्री पे या 90 डिग्री पे ही मैक्सिमम हो सकता है। तो आप सोचो किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, आपको याद है ना, टॉर्क मैक्सिमम कब होता है, मैंने बताया था जब मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर होता है, यानी कि सेकंड वाले केस में। मान लो इसमें करंट मेरा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, यानी कि इस केस में, यानी कि जब प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन नहीं, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, इस केस में मेरा टॉर्क मैक्सिमम है। A conducting wire of length L is turned in the form of a circular coil and I current is passed through it. When this coil is kept in a uniform magnetic field, the torque on it will be maximum if number of turns in the coil. ध्यान से देखो, यहां पे कोई कॉइल है, उसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट अस से कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है n। तो आपको पता है यहां पे जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, यहां जो कॉइल की लेंथ है वो l है। अगर आपने n टर्न्स बनाए हैं तो आप समझ सकते हो n टर्न्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे एक टर्न का सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r, मान लेते हैं रेडियस मेरी r है, ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ एक टर्न का सर्कमफ्रेंस है, मल्टीप्लाई बाय टोटल टर्न, ये मेरी टोटल लेंथ हो जाएगी l के बराबर। इसको समझना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एक छोटी सी सर्कमफ्रेंस, एक छोटी कॉइल के सर्कमफ्रेंस, जिसको मैं यहाँ पे पिंक कलर से दिखा देता हूं, ये एक ही टर्न है यहाँ पे, है ना। ऐसे मैंने n टर्न्स बनाए हैं, तो एक पिंक वाले टर्न की जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r है, रेडियस मैंने r मान लिया, ठीक है, रेडियस मैंने कितना मान लिया, r मान लिया, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये मेरा l हो जाएगा। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो मेरा रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, l डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, रेडियस की अगर हम बात करें 2 पाई n, ठीक है। अब टॉर्क के फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, टॉर्क हो गया BINA, ठीक है ना, टॉर्क मेरा मैक्सिमम मुझे चाहिए, BINA हो गया। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पे BIN और एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लिख सकते हो पाई r स्क्वायर, यानी कि आ गया BIN इंटू पाई, और r स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बाय 2 पाई n का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना, BI, पाई को अलग कर देते हैं, n इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बन जाएगा स्क्वायर करो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर,
ओ अच्छा, ध्यान से देखो, यहां से फॉर्मूला बन गया बी आई पाई और एल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एन। यानी कि आप देख सकते हो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ टर्न्स की। आप, मुझे पता है आप कंफ्यूज कहोगे, आप कहोगे नहीं सर यहां तो दिख रहा है कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, दिख रहा है ना, है ना, पर यहां पे जो एरिया है ना वो भी नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड है। इसलिए इस फॉर्मूले से देख के आप ये नहीं कह सकते कि नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा है। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने अलग अलग कॉइल नहीं दी, उसने बोला आपको पहले एक वायर दी गई, आपको एक वायर पहले से दे दी, समझना, एक तार आपको पहले से दे दी, आपको ये तार दे दी है, ये लेंथ नहीं चेंज कर सकते। अब इसमें आप कितने टर्न्स बनाओगे, आप हो सकता है एक बड़ा टर्न बनाओ, हो सकता है आप बहुत सारे छोटे 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 ऐसे टर्न्स बनाओ। अगर आप इसके बहुत सारे छोटे छोटे टर्न्स बनाओगे तो आपका एरिया भी तो कम हो जाएगा। आप देख सकते हो टॉर्क एन पे भी डिपेंड करता है, टॉर्क एरिया पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक ही लूप बनाते हो तो आपको लगेगा सर एन कम हो गया, टॉर्क शायद कम हो जाएगा, पर इससे एरिया बढ़ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो एरिया घट जाएगा, एरिया बढ़ाओगे तो टर्न्स कम हो जाएंगे। बट अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, मुझे इन दोनों को मिला के देखना है, इसलिए मैंने एन को एन की जगह रखा और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एरिया के फॉर्मूले में डाला और फिर देखा। अब देखो यहाँ पे सब कांस्टेंट है, बी आई पाई एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला एन के साथ आ गया तो टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन आ गया। यानी कि ज्यादा टर्न्स बनाने से एन तो बढ़ता है पर एरिया घट जाता है। हमें दोनों को मिला के मैक्सिमम करना है, यहां एरिया को भी देखना है, नंबर ऑफ टर्न्स को भी देखना है, इसलिए मैंने एरिया को एलिमिनेट कर दिया, मुझे दोनों ना देखने पड़े। एरिया को हटाने का तरीका, आप एरिया निकाल लो ना। अब देखो क्या बी चेंज होगा, आई पाई एल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ एन वेरिएबल है यहाँ पे। तो टॉर्क एन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अब आप देखो यहां से डिपेंडेंस नहीं देखना। यहां से क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि ए भी एन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ए को हटाओ, एन की टर्म्स में लिखो, और फाइनल रिजल्ट ये आ गया कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। तो जितने कम टर्न्स रखोगे उतना ज्यादा टॉर्क। ठीक है, ये ना कुछ ऐसा ही हो गया कि आपको देखने में लगता था टॉर्क एन बढ़ाने से भी बढ़ता है, ए बढ़ाने से भी बढ़ता है, बट अगर वायर की लेंथ लिमिटेड दी है कि इसको आप नहीं बदल सकते, तो यहां एक टर्न रखने से एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्यादा टर्न रखने से एरिया इतना कम हो जाता है कि टॉर्क बहुत घट सकता है। इसलिए आप कोशिश करो, अगर एन ए कॉन्स्टेंट है यानी कि एन और ए का प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है, तो आप एक ही टर्न रखो, एरिया ज्यादा होने दो, तो आप लोगों को जो टॉर्क मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि इससे कम टर्न्स है ही नहीं ऑप्शन में, है ना, सिंगल टर्न रख लो। अगर 1 ऑप्शन नहीं होता तो 100 आंसर आता। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, जो सबसे कम टर्न्स है इन ऑप्शंस में से वो 1 है, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। A square loop of side L is kept in a uniform magnetic field B such that the plane makes an angle alpha with the B. The loop carries current I. The torque experienced by the loop. तो यानी कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, एक लूप है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, सॉरी स्क्वायर लूप है, यहाँ पे जो स्क्वायर लूप है इसकी जो लेंथ है वो हमें दी गई है L। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा डेफिनेटली वो कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो L स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इसका जो एंगल यहां से बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो आपको पता है यहां से ये वाला एंगल नहीं चाहिए ना, हमें पता है ना मैग्नेटिक मोमेंट का एंगल देखेंगे, मान लो करंट ऐसे है, मैंने मान लिया करंट इस तरीके से, क्लॉक एंटी क्लॉक जैसे भी होगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा 90 माइनस अल्फा, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे। तो अगर आप यहाँ टॉर्क निकाल रहे हो तो फॉर्मूला आएगा बिना, ठीक है ना, फॉर्मूला क्या आएगा, बी आई एन ए साइन थीटा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा बिना साइन 90 माइनस अल्फा। कितना आ गया, बिना साइन 90 माइनस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा को क्या कह सकते हैं हम, कॉस अल्फा। ठीक है ना, और एरिया की जगह हम एल स्क्वायर डाल सकते हैं। ठीक है, एक ही टर्न है ना, एक ही टर्न है ना, अगर हम ध्यान से देखें, यहां से देखो एक ही टर्न है तो एन की जगह 1 और इसकी जगह एल स्क्वायर, और ये बन गया मेरा कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये क्या बन गया मेरा, कॉस अल्फा। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल तरीके से हमने इसको कर लिया। ठीक है, a proton moving along z axis with a constant velocity, if magnetic field is applied along x axis then the direction of magnetic force on proton। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है प्रोटोन कहां जा रहा है, z एक्सिस की तरफ। मैं मान लेता हूं डायरेक्शन, ये मेरी x डायरेक्शन है, ऊपर वाली मेरी y डायरेक्शन है, आउट ऑफ द पेज मेरी z डायरेक्शन है। तो पीछे की तरफ मेरी माइनस z होगी, इस डायरेक्शन में मेरी माइनस x होगी, नीचे की तरफ मेरी माइनस y डायरेक्शन होगी। ठीक है ना,
इस तरीके से, इसको तो मैं बोल्ड लाइन से ही बना देता हूं, ठीक है। नीचे मेरी y है, आउट ऑफ द पेज z है, तो बोल रहा है प्रोटोन आउट ऑफ द पेज जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, प्रोटोन इज मूविंग अलोंग z डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि यही मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई। ये किसकी डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग x डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फोर्स, तो अब इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिना डायग्राम बनाए भी। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, सिंपल है। तो यहां पे सिर्फ डायरेक्शन देखनी है आपको, तो v की डायरेक्शन क्या है, वो है मेरी k कैप, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है मेरी, वो x डायरेक्शन के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है I। साइकिल याद है, I से J जाओगे तो K मिलेगा, ठीक है ना। J से K जाओगे तो I मिलेगा, K से I जाओगे तो J। ये हमारा साइक्लिक रूल होता है, ये रूल अपने को याद होना चाहिए। यहां से अगर मैं K क्रॉस I करूंगा तो J मिलेगा, यानी कि K क्रॉस I करने से मुझे मिलेगा J कैप। इसका मतलब है जो मेरा फोर्स है वो V क्रॉस B के अलोंग लगेगा, यानी कि K क्रॉस I। अरे V की डायरेक्शन K कैप है, B की I है, कैसे पता, लिखा तो है वेलोसिटी Z डायरेक्शन में, यानी कि K कैप में, और ये मेरा X डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड मेरी X डायरेक्शन में। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, वैल्यू क्या आएगी उससे मतलब नहीं है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट यही आएगा, यानी कि Y डायरेक्शन आना चाहिए, पॉजिटिव Y डायरेक्शन। सिंपल हो गया ना ये क्वेश्चन। यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। A wire is bent in the form of an equilateral triangle of side कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर and carries a current of 2 ampere. It is placed in a magnetic field induction 2 Tesla directed perpendicular into the plane of the paper. The direction and magnitude of the force acting on each side. यानी कि यहाँ पे तीनों साइड बराबर है, चाहे आप यहां से इधर चले जाओ, चाहे यहां से ऐसे चले जाओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्वल साइड का क्या मतलब होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्वल साइड मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देख सकते हैं तो यहां पे क्या होगा, अगर आप किसी एक साइड को उठा लो, चलो सबसे नीचे वाली साइड को उठा लो, ठीक है। इस पे फोर्स कैसे लगेगा, ये अपनी उंगलियों को उठाओ, फटाफट देखो इन उंगलियों को। ये वाली उंगली कहां जाएगी, इनटू द पेज, ये जाएगी करंट की डायरेक्शन में, ये जाएगी फोर्स की डायरेक्शन में। फील्ड करंट फोर्स, फील्ड करंट फोर्स, तो आप देख सकते हो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि इसके सेंटर की तरफ, सेंट्रॉइड की तरफ। इस पे फोर्स देखोगे ये भी सेंटर की तरफ लगेगा, और अगर आप इस पे भी देखोगे, आप देख लो दोबारा ऐसे करके, ये भी सेंटर की तरफ लगेगा। आप तीसरे वाले पे भी करके देखो, यानी कि तीनों फोर्सेस सेंटर की तरफ लगेंगे। आप किसी एक साइड का फोर्स निकाल लो ना, कितना आ जाएगा, किसी भी एक साइड पे जो फोर्स आएगा वो बिल आएगा, BIL। कितना फोर्स आएगा, बिल, BIL। बी कितना है अपने पास, बी बी बी, जल्दी से ध्यान से देखो, बी कितने अपने पास, ये रहा देखो 2 टेस्ला दिया हुआ है। करंट कितना है अपने पास, करंट देखो जल्दी से 2 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना। और लेंथ कितनी है अपने पास, 100 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 1 मीटर ले लो। इसको हमने ले लिया 1 मीटर। क्या आंसर आ गया, फोर्स 4 आ गया, 4 न्यूटन आ गया, आसान है 4 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लग रहा है बोलो, 4 न्यूटन नॉर्मल टू द साइड, कहां लगेगा, टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, इन दोनों में से एक आंसर होगा, आप बताओ कौन सा होगा, टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, है ना। यहाँ पे करंट इस तरीके से जा रहा था ना, तो यहाँ टू ऐसे ऐसे, अगर यहाँ क्लॉकवाइज करंट जाता तो आप देख सकते थे, अगर क्लॉकवाइज करंट जाता तो आंसर पलट जाता, अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो फिर मैं क्या करता, मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट मेरा इधर होता, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगता, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता। अभी फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, यहां पे क्या है, a rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that wire is parallel to one side of the loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the wire then the loop. अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे ना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, दो वायर है, अगर वो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपल्शन। दो वायर जो एक दूसरे के पैरेलल है, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो वो अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन देंगी। अगर एक में करंट जा रहा है ऊपर, एक में जा रहा है नीचे, एक में करंट जा रहा है ऊपर, एक में नीचे, ऐसे भी जा सकता है, एक में ऊपर एक में नीचे, तो ऐसे में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ऐसे एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, इस तरीके से दूर जाएंगी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों वायर क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और ये दोनों वायर क्या कर रही होंगी, रिपेल। आप इन दोनों को देखो, पहले इस पिंक वाली को देखो, ये क्या कर रही होगी, अट्रैक्शन, और दूसरी वायर की बात करूं, ये क्या कर रही होगी, रिपल्शन, ठीक है ना।
तो इन दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। ये डिस्टेंस अगर मैं R1 मान रहा हूं और इसको R2 मान रहा हूं, ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर R1 ग्रेटर देन R2 है, तो यानी कि यहां पे जो लगेगा बाहर की तरफ फोर्स लगेगा F1, यहां पे लगेगा टूवर्ड्स लगेगा F2, है ना। तो यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन कम। तो यहां पे आप कहोगे सर अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन। कैसे पता चला अट्रैक्शन ज्यादा है? अरे क्योंकि जो पैरेलल डायरेक्शन है, मतलब जिनमें दोनों डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये अट्रैक्ट होगी। अब फोर्स लगेगा इसकी तरफ, इस पे फोर्स लगेगा अवे, तो यहां पे अट्रैक्शन इज मोर देन रिपल्शन। यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, वो रिपल्शन से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से, जिसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं, ये अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर नीचे सेम फैक्टर होगा। अगर इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली इस पे कुछ फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इनटू द पेज, है ना। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और अगर आप इस पे देख रहे हो तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, ये कट जाएंगे, बट ये F2 F1 से बड़ा होगा तो ये लूप अट्रैक्ट होगा। इसमें करंट अगर ये क्लॉकवाइज है और यहां भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पार्ट अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन रिपल्शन, यानी कि यहां पे आपको अट्रैक्शन मिलेगा। तो वायर क्या होगी, ठीक है ना। अगर हम लूप की बात करें, वो क्या होगा, लूप क्या करेगा, मूव टूवर्ड्स द वायर। इसका आंसर आएगा लूप विल मूव टूवर्ड्स द वायर। और भी केसेस देख सकते हो, मान लो मैंने यहां पे एक वायर बना दी, इसमें करंट ऐसे है आई, मैं 2 लूप दिखा देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 लूप बना देता हूं, आप खुद सोचना क्या होगा। एक लूप ये रहा, ठीक है ना, एक लूप ये रहा, एक लूप मैंने यहां बना दिया, एक लूप मैंने यहां बना दिया, ठीक है ना। इसमें करंट, ये वायर मेरी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे है, ठीक है ना, इसमें करंट ऐसे है आई, इसमें करंट मेरा उल्टा कर देता हूं, इसमें करंट कितना है आई, इसमें करंट देख लो ध्यान से, इसमें करंट ऐसे है आई, इसमें करंट उल्टा कर देता हूं, इसमें करंट ऐसे है आई, ठीक है ना। इसमें जा रहा है क्लॉक, इसमें जा रहा है एंटी क्लॉक, इसमें जा रहा है मेरा एंटी क्लॉक, इसमें जा रहा है क्लॉक। सारे लूप्स को एक एक करके डिस्कस करो। आप ध्यान से देख सकते हो, इन दोनों में करंट देखो, इसमें ये दोनों वायर पैरेलल है ना, इसमें करंट अपोजिट है, इन दोनों में करंट सेम है, तो यहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन कम। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों वायर के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में ना, रिपल्शन। इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जो पास वाला एंड है, सिर्फ इसको देखो, अगर यहाँ रिपल्शन हो रहा है तो ये रिपेल करेगी, ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, ये दूर जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम वायर। ये लूप क्या जाएगा, अवे फ्रॉम वायर। इस वाले को देखो ध्यान से, यहाँ वाले को देखो ध्यान से, इसमें करंट भी ऐसा ले लिया क्या मैंने, एक सेकेंड, इसमें ये नीचे वाली डायरेक्शन गलत बना दी ना, एक सेकेंड, अब ठीक है ना। इस तरीके से लेना था ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहां भी करंट ऐसे जा रहा है, यहां भी करंट ऐसे जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपल्शन इसमें है, इन दोनों में अट्रैक्शन है, इन दोनों में वायर में और इसमें रिपल्शन, और इन दोनों में अट्रैक्शन, बट ये अट्रैक्शन ज्यादा होगा क्योंकि ये पास है, एक दूसरे के करीब है, यानी कि ये क्या होगी, अट्रैक्ट टूवर्ड्स द वायर, ये डाउनवर्ड मूव करेगी, अट्रैक्ट टूवर्ड्स वायर, ये वायर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये भी अट्रैक्ट होगी, ये भी अट्रैक्ट होगी। क्यों अट्रैक्ट होगी, क्योंकि देखो ना, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन, है ना, ये जाएगी अवे फ्रॉम वायर, ठीक है ना। आपको सिर्फ पास वाले वायर को देखना चाहिए, दूर वाले से कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन। अब ये दोनों अट्रैक्शन करेंगे भी, पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, रिपल्सिव ज्यादा। इन केस में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा और रिपल्सिव कम, इस केस में अट्रैक्टिव ज्यादा और रिपल्सिव कम, इस केस में रिपल्सिव ज्यादा और इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, यानी कि हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो यही है आज का लेक्चर, यहीं तक का लेक्चर आज हम लोग तैयार रखते हैं, यहां तक चीजों को अच्छे से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में समझेंगे, उसका मैकेनिज्म समझेंगे। जैसे आज हमने टॉर्क पढ़ा है, इसी मैकेनिज्म पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का और उसको हम अच्छे से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर भी, उसको भी बहुत ध्यान से देखना है। सो फिलहाल अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको नेक्स्ट डीपीपी मिले, सॉल्व नेक्स्ट डीपीपी, इसको सॉल्व करें
मॉड्यूल को जरूर लगाएं। मॉड्यूल की एक्सरसाइज नंबर 1 आप करना स्टार्ट कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए आप करें। ठीक है, अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो।